नमस्कार। पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री मोहन राकेश जी की लिखी एक कहानी रूप रस गंध। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम पीस ने अलार्म दिया। राय की नींद टूट गई। चादर उसने टांगों से उतार फेंकी और बैठकर टाइम पीस को चाबी देने लगा। 12 साल पहले 3 रुपए में लिया हुआ जापानी टाइम पीस आज बुढ़ापे में भी 12 घंटे का सफ़र 14 घंटे में तय कर ही लेता था और सवेरे 5 बजे का अलार्म 5 से 7 के बीच किसी भी समय बजकर उसे जगा दिया करता था। अभी टाइम पीस में 5 ही बजे थे। यद्यपि धूप खिड़की से हटकर मेज पर से होती हुई उसकी बिस्तर की सीमाओं को छू रही थी। राय ने अंदाजे से घड़ी में 6:45 बजाए और उसे खिड़की में एक कंघे शीशे के पास रखकर उठ खड़ा हुआ। खड़े होकर राय ने फिर एक अंगड़ाई ली, गद्दे को गोल किया, उठाया और छज्जे पर टीन के ऊपर पटक दिया। फिर मेज को दीवार के पास से खींचकर उसने कमरे के बीचों बीच कर दिया। कुर्सियों को मेज के इधर उधर लगाया और एशिया सर्जिकल कंपनी का बोर्ड उठाकर बाहर लटका दिया। इस तरह शयनगार को कार्यालय में परिणत कर उसने सामने औषधालय के चौकीदार से माचिस लेकर सिगरेट सुलगाई और छज्जे पर आकर पिछली गली के चौथे घर की जालीदार खिड़की के पास हिलती हुई नारी मूर्ति को देखने लगा। राय अर्थात दामोदर दास चिंतामणि राय उन व्यक्तियों में से हैं जो ईश्वर की प्रयोगशाला में से एक ही बनकर आते हैं। उसके उभरे हुए दांतों और बादाम जैसी आंखों की चर्चा की जा सकती है, पर उसके एक एक अवयव की त्रिभंगी का परिचय देना संभव नहीं। उसके अस्थि शेष कंधों से मिली हुई गर्दन की रेखाएं उतनी ही विचित्र हैं जितना वे स्वयं। ये रेखाएं कानों तक जाती हैं। आगे राय का सिर है, जिसका आकार कश्मीरी टोपी के आकार से मिलता जुलता है। सिर के अंदर तरह तरह के स्रोत हैं। कितने हैं यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। जो जहाँ तक जान ले उसके लिए उतने ही। राय ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया। वह उसे उस सीमा तक पी चुका था कि एक और कश लेते ही उसके होंठ जल जाते। सिगरेट का टुकड़ा हवा में लकीर खींचता हुआ नीचे अखबार वाले के अखबार पर गिरा और वहाँ से धक्का खाकर गली में आम के छिलके के पास जा लेटा। राय कमरे में आ गया। कुर्सी पर बैठकर वह निरुद्देश्य स्याहीदान पर पंचिंग मशीन पर पेपर वेट रखने और हटाने लगा। इस व्यापार के पीछे मन की उद्विग्नता छिपी थी, जो उसके बार बार बाहर की ओर देखने से प्रकट हो जाती थी। बात यह थी कि कल से वह एक मनी ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था। पोस्टमैन गया था तो एक पोस्ट कार्ड और रसीद लेकर चला गया। उसके बाद रात को पोस्टमैन कितनी ही बार सपने में आया था। वह दूर से मुस्कुराकर या सलाम करके चला गया था। राय ने सोते सोते भी पोस्टमैन को मन में गालियां दी थी, पर अब भी चाह रहा था कि एक मोटी सी गाली देकर मन का गुबार निकाल दे। उसे बुरा लग रहा था कि बिना कारण ही उसे कई कई व्यक्तियों पर एक या दूसरे रूप में निर्भर रहना पड़ता है। नहाने का पानी मिलता है जब निचली मंजिल में नहा चुके। होटल में रोटी मिलती है जब वह 20 मिनट बैठ चुकने के बाद उठ जाने की धमकी दे। बस की पंक्ति में खड़े रहने के बाद भी भागकर आने वाले चढ़ जाते हैं और वह रह जाता है। यहाँ भी पोस्टमैन है कि किसी दिन 8 बजे आ जाता है और किसी दिन 9 बजे। उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है रोज़, कहीं न कहीं किसी न किसी की। वश चले तो वह एक एक करके सबको पकड़कर सजा दे। राय ने उठकर जूता पहना, या ठीक कहें तो पैर जूतों में डाले और बाहर आ गया। यह जूता उसने 2 साल पहले लिया था। यद्यपि जूते के दांत पिछले साल ही निकल आए थे, फिर भी राय उसे लटकाता चला आ रहा था। 2 महीने पहले जूते के होंठ भी खुल गए थे, पर राय ने मोची को 4 आने देकर उन्हें बंद करवा दिया था। जूते की शिकायत इस पर भी बंद नहीं हुई, तो राय को बैठकर सोचना पड़ा और सोचने का परिणाम यह निकला कि उसे नकद 30 रुपये का पुरस्कार मिल गया।
घिसा हुआ जूता बम्बई की पटरियों पर उतनी ही आसानी से फिसलता है जितनी आसानी से जमे हुए बर्फ़ पर स्केट। और राय का जूता तो घिसटते समय शब्द भी किया करता था, पर यह रोज़-रोज़ की बात उसके लिए उतनी ही स्वाभाविक हो चुकी थी जितनी गुजराती होटल की रोटियां, पाउडर दूध की चाय और पारसी लड़कियों की लटकेदार अंग्रेज़ी। पर उस दिन फिसलने के साथ जब एक लोहे की कील जूते के तले में सुराख कर उसके पाँव में आ घुसी, तो पाँव की पीड़ा स्नायुओं से होती हुई मस्तिष्क में पहुंची और मस्तिष्क के किसी कोने में सोई हुई चिंतन शक्ति झटका खाकर जाग उठी। राय ने सोचा और सोचकर निश्चय किया कि उसे जीना है तो अच्छी तरह जीना चाहिए। यह अंगों में ऊँघती हुई शिथिलता, यह खाना सोना और बीतना, बरसों खेली हुई ताश की तरह घिसा हुआ जीवन, यह सब बदलना चाहिए। निश्चय पर पहुंचकर राय ने उपाय सोचा। नई नौकरी मिलना असंभव था क्योंकि मैट्रिक फेल होने के कारण एशिया सर्जिकल की नौकरी भी बड़ी सिफारिश के बाद मिली थी। उसे दो ही काम नजर आए जो बड़ी आसानी से बिना किसी प्रमाण पत्र के किए जा सकते थे। एक तो कहानियाँ लिखना, दूसरे पहेलियाँ भरना। उसने दोनों काम एक मुहूर्त में आरंभ कर दिए। राय की कहानियाँ तो जहाँ गईं वहीं की रह गईं, न छपी न लौट कर ही आई। पर पहेली में उसकी तकदीर ने साथ दिया और जिस दिन उसने पुरस्कार विजेताओं में अपना नाम पढ़ा, उस दिन उसे विश्वास हो गया कि उसकी निहित योग्यता को अवसर मिल गया है। अब पहेलियाँ भरकर वह अपना जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकता है। पुरस्कार 24 तारीख को भेजे गए थे और आज 26 तारीख थी। एक एक क्षण अपना समय ले रहा था। राय उत्सुकता पूर्वक सड़क की ओर देख रहा था। आखिर पोस्टमैन आ ही गया। राय ने आंखों से, कानों से, रोम रोम से उसके आने का अनुभव किया। एक रजिस्ट्री है। पोस्टमैन के शब्दों से राय के रक्त की उत्तेजना रुक गई। मनी ऑर्डर नहीं है? उसने बुझते हुए स्वर में पूछा। नहीं। जहां पोस्टमैन ने कहा, राय ने हस्ताक्षर कर दिए और लिफाफा हाथ में लिए कुर्सी पर आ बैठा। कुछ क्षणों के लिए जो हृदय में बोझ सा लटक गया था वह अचानक हट गया, क्योंकि लिफाफा उसी अखबार के दफ्तर का था जहां से उसका पुरस्कार आना था। उसने लिफाफा खोला। एक छपा हुआ पत्र और एक हरे रंग का चेक। राय ने पत्र पढ़ा, पर कई मोटे मोटे शब्द उसकी समझ में ही नहीं आए। पत्र रखकर वह चेक देखने लगा। कितना नया, कितना सुंदर, कितना मनमोहक। चेक की भव्यता और नवीनता में राय के लिए नए जीवन का संकेत था। एक ऐसी प्रेरणा थी जो उसे अपने घिसे हुए आवरण को उतार फेंकने के लिए उकसाने लगी। उसका अंतःकरण कहने लगा, क्यों वह उस चेक का अधिकारी होते हुए भी इतना भिन्न है। चेक का आकार नया है, उस पर उभरे हुए अक्षरों में ताजगी है, पर उसके ये हाथ जिनमें वह चेक थामे हुए है, ये हाथ मुरझाए हुए हैं। बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर दूर होना चाहिए। उसके हाथों को उस चेक के अनुकूल बनना चाहिए। जूता अभी पाँव में था। वह चमड़ा कभी किसी पशु के शरीर पर था। वहाँ से उतरकर भीगा, छिला, कटा, सिला और उसके पाँव में आया। पाँव में घिसा, फटा, सूखा और बेकार हो गया। पर उसका चमड़ा तो शरीर पर ही सूखता जा रहा है। क्यों? राय के मन में असंतोष उठा। अपने प्रति, जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, मालिक के प्रति और अलमारियों में रखे चीड़-फाड़ के यंत्रों के प्रति। पर दुर्बल हृदय का बलहीन असंतोष अधिक देर नहीं रहता, इसलिए थोड़ी ही देर में वह ताजगी की चाह एक सामयिक उमंग को स्थान देकर परे हट गई। चेक का आकार पीछे चला गया और मूल्य सामने आ गया। उस चेक का अर्थ हो गया 3 नोट, नए या मैले, पर व्यवहार में समर्थ। अब वह 30 रुपये का स्वामी है। ये 30 रुपये वेतन के 60 रुपयों जैसे नहीं, जो 3 तारीख को होटल और सिगरेट का बिल चुकाने में ही उठ जाते। बिल्कुल उसके अपने हैं। वह जो चाहे उनसे खरीद सकता है, जहाँ चाहे व्यय कर सकता है। उसने फटे हुए जूतों के स्थान पर पैरों में किड चमड़े के शू की कल्पना की, शरीर पर रेशमी बुरशट की कल्पना की और उसके ऊपर बरसाती कोट की कल्पना की। जब ये कल्पनाएं एक दूसरे में उलझ गईं तो वह पौष्टिक औषधियों,
फलों और मक्खन के डब्बों की कल्पना करने लगा। सायंकाल 7 बजे लगभग जब राय मेज़ कुर्सियां हटाकर पुनः बिस्तर बिछाकर और ताला लगाकर वहां से निकला, उस समय वह चेक 30 रुपये में बदल चुका था। राय के मन में अपने सामर्थ्य का गर्व था। शहर भर के विक्रेता अब उसकी सेवा में हैं। वह जिसके पास चाहे रुक सकता है, जो जी चाहे देख सकता है, और जो कुछ नापसंद हो तो अरुचि से सिर हिलाकर आगे चल सकता है। जब तक पैसे हैं वह स्वामी है और स्वामित्व के सब अधिकार उसे प्राप्त हैं। राय उस दुकान के बाहर रुका जिसके शोकेश में रखा हुआ सफ़ेद ब्राउन जूता बरबस उसकी आंखों को खींच लिया करता था। मुख को गंभीर करके तथा पतलून को थोड़ा संवार कर उसने उस दुकान में प्रवेश किया। जिस जूते पर राय की आंखें थी उसका मूल्य दुकानदार ने 35 रुपये बताया। सामने शीशे में राय ने देखा, सिर पर रूखे बाल, गले में फटे हुए कॉलर की कमीज, नीचे बिना क्रीज की पतलून और पाँव में 35 रुपये का जूता। यह योजना थी पुराने जीर्णोशीर मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाने जैसी। राय ने मन ही मन समझौता किया, जूता 15 रुपये वाला ले ले और 15 रुपये कपड़े सिलवाने पर व्यय कर दे। बांध दूँ? दुकानदार ने अनिश्चय को भांपते हुए थोड़ा रस लेकर कहा। किड लेदर में डबल सोल का है? नहीं, दूसरी जगह देख लूँ, शायद वहाँ मिल जाए। राय ने पुराने जूते के फीते बांधे तो लगा वह अपने तरुण सजातियों में आकर लज्जा से कुंठित हो गया है। कह रहा है, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर दूसरों के तो मान अपमान की चिंता किया करो। वहाँ से निकलकर राय चाकू, कैंची, चायदानी, सोप केस, पियर्स सोप, टेबल लैंप और नेक टाइयों के भाव पूछता हुआ एक कपड़े की दुकान के अंदर चला गया। कपड़े की दुकान में भीड़ बहुत थी, पर जो चीज़ बिक रही थी वह थी बरसाती कोट। स्त्रियां, पुरुष और बच्चे सबके लिए रंग बिरंगे बरसाती कोट ढेरों में रखे थे। राय ने दूर से दाम पूछे। बार्डिंग का 30 रुपये, रबड़ का 15 रुपये, प्लास्टिक का दाम 10 रुपये। बाहर बरसात के लक्षण बन रहे थे। काले बादलों के वक्ष पर नाचती हुई बिजली 4 महीने की मूसलाधार वृष्टि की पूर्व सूचना दे रही थी। एक रात कुछ छींटें पड़ भी चुकी थी। पाँव में नया जूता हो और शरीर पर नई कमीज, ऊपर से पानी गिरे रुमझुम। राय ने नया समाधान किया। 10 रुपये की चप्पल, 10 रुपये का कपड़ा और 10 रुपये का बरसाती कोट। उसे अपने लिए सुविधा ही चाहिए। सुविधा साधारण चीज़ों में भी उतनी होती है जितनी महंगी चीज़ों में। क्या चाहिए? सेल्समैन ने उसके पास आकर पूछा। उसके स्वर का रूखापन राय को खटक गया। उसके स्वाभिमान के गर्व को ठेस लगी। कोई कमीजों का कपड़ा दिखाओ, कहकर राय ने चेष्टापूर्वक दांतों को होठों से ढक लिया। कैसा चाहिए? कोई हो, सफ़ेद? राय ने अनुमोदन किया। कपड़े के 3-4 थान खुल गए। एक कपड़े को हाथ से मसलकर राय ने उसके दाम पूछे। 10 रुपये। 10 रुपये गज? राय ने अनायास पूछ लिया। सेल्समैन राय के असमंजस को पहले से देख रहा था। उसे विश्वास था कि यह व्यक्ति लेने वालों में से नहीं, दाम पूछने वालों में से है। उसका अनुभव था कि जो व्यक्ति चारों ओर दृष्टि घुमाए और जो भी कपड़ा दिखाया जाए उसे देख ले, वह ग्राहक नहीं होता। उसने थान लपेटते हुए दांतों से दांत मिलाकर राय को देखा, फिर शब्दों में तिरस्कार और उपेक्षा भरकर कहा, जी नहीं, 10 रुपये फरलांग। राय चाहता तो उसकी धृष्टता का उत्तर दे सकता था, पर उस समय उसके हृदय में विशालता थी। वह क्यों ओछे आदमी के मुंह लगे? उसके पास पैसे हैं और जिसके पास पैसे हों उसे क्षमाशील होना चाहिए। जो बुरा है वो अपने में बुरा है, उसके लिए कोई दूसरा बुरा क्यों बने? राय वहाँ से आगे चला। बिजली के आडंबर से जगमगाती हुई दुकानें, जिनमें मोजे, मफलर, बिस्किट, टी सेट, दरियाँ, सिगरेट और अन्य उपभोग के सामान थे, बारी बारी से उसे अपनी ओर खींचती। वह रुककर कुछ विमर्श करता और फिर आगे बढ़ जाता। जिस समय वह उस बड़े होटल के पास पहुंचा, जिसके अंदर से रंग बिरंगी कुर्सियां
हर रोज़ उसे संकेत से बुलाया करती थी और जिन संकेतों का उसने आज तक उत्तर नहीं दिया था, उस समय उसका व्यय का निर्णय था 10 रुपये का बरसाती कोट, 5 रुपये की चप्पल, 5 रुपये का कपड़ा, 2 रुपये के मोजे, 1 रुपये के रुमाल, 1 रुपये की क्रीम, 1 रुपये का पाउडर, एक 10 आने के ब्लेड, शेष 2 रुपये 6 आने में मनोविनोद के लिए डाल दिए थे, जिसका अर्थ था उस बड़े होटल में बैठकर चाय पीना और हो सके तो रात को सिनेमा देखना। होटल के अंदर काफ़ी भीड़ थी और एक उत्तेजक चहल पहल। राय एक खाली मेज़ पर बैठकर उस रंगीन चकाचौंध को आंखों से पीने लगा। चारों ओर लोगों में उल्लास और स्फूर्ति थी। अधिकतर शीशे के गिलासों में लाल, सफ़ेद और भूरे तरह तरह के द्रव्य उडेले जा रहे थे। सारे समुदाय में एक मिश्रित सा स्पंदन था। राय मेज पर रखा मेन्यू देखने लगा। शीतल तरल, उष्ण तरल, मध्यम तरल, विशेष खाद्य, निरामिष खाद्य, फल मिश्रित, आम चौकश्य। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? राय ने आंख उठाकर देखा। एक एंग्लो इंडियन लड़की बड़ी भद्रता से उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। पहले तो कारण उसकी समझ में नहीं आया कि क्यों वह उसी से आकर पूछ रही है। फिर यह देखकर कि आसपास और कहीं खाली जगह नहीं है, उसने कुछ नम्रता, कुछ घबराहट और कुछ अभिलाषा के साथ कहा, बैठिए। धन्यवाद कहकर लड़की बैठ गई। राय को उसके बैठने के लहजे में आकर्षण लगा, उसके पर्स खोलने में आकर्षण लगा, उसके रुमाल निकालने में आकर्षण लगा। उसे उसकी लंबी और पतली उंगलियां बहुत भली लगी। लड़की ने सिगरेट केस खोला, एक सिगरेट अपने मुंह में लगाई और सिगरेट केस उसकी ओर बढ़ाकर बोली, आप पीते हैं? राय ने धन्यवाद देकर एक सिगरेट ले ली। अभ्यासवश उसका हाथ माचिस की डिबिया निकालने के लिए पतलून के अंदर गया। तब तक लड़की ने अपनी सिगरेट जलाकर लाइटर उसकी ओर बढ़ा दिया। सिगरेट जलाकर राय यह नहीं सोच सका कि वह उस दयामयी से क्या कहे। पहले तो कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके संबंध में वह उससे बात चला सकता। दूसरे, विचारों का अंग्रेजी में शुद्ध अनुवाद कर लेना और उस अनुवाद को बोल देना, यह उसके लिए बड़ी समस्या थी। वह व्यस्त रहने के लिए लगातार कश खींचता जा रहा था। जब लड़की ने नीली आंखें थोड़ी संकुचित करके उससे पूछा, कैसी गंध है? यह तंबाकू फ्रांस का है। गंध बहुत अच्छी है। अंग्रेजी में यह वाक्य इतनी आसानी से बन गया कि राय को स्वयं अपनी योग्यता पर आश्चर्य हुआ। कुछ पल दोनों चुपचाप सिगरेट पीते रहे। फिर और मेजों के पास से लोगों के नाचने को उठते देखकर लड़की ने कोमलता से पूछा, नाचना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नाचना नहीं जानता। यह भी राय ने आसानी से कह दिया, पर खेद उसे अवश्य हुआ कि क्यों आज तक उसने अनुभव नहीं किया कि नाचना भी जीवन के लिए आवश्यक है। वेटर पूछने के लिए आया तो राय ने कुछ कहने से पहले लड़की की ओर देखा। मन की हिचकिचाहट दबाकर पूछा, आप क्या पिएंगी? उदारता के लिए धन्यवाद, लड़की ने कहा। मेरे लिए जिन के साथ जिंजर। मेरे लिए चाय और केक, राय ने कहा। वेटर चला गया। लड़की ने स्वयं दूसरी सिगरेट जलाई और राय से बोली, एक और लीजिए। राय ने सिगरेट जला ली और यह चेष्टा करने लगा कि उसके मुंह से भी धुआं उसी अंदाज में निकले जिस अंदाज में उस रूपसी के होंठों से निकलता है। आप नौकरी करते हैं? लड़की ने पूछा। नहीं, व्यापार करता हूँ, राय ने कहा। क्या व्यापार? सर्जिकल माल का। अच्छा नफ़ा होता है? राय ने कहना तो चाहा, हो ही जाता है, पर इस वाक्य का ठीक अनुवाद जल्दी से नहीं बना। अंततः उसने कहा, बहुत। वेटर आया और सामान रख कर गया। राय ने अपनी चाय बनाई। लड़की जिनके घूंट भरने लगी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राय ने साहस करके पूछा। जैनी डिसूजा। आपका नाम? राय। केवल राय? नहीं, दामोदर दास चिंतामणि राय। दामोदर दास चिंतामणि रॉय, जैनी ने दोहराया। राय की आत्मा भरपूर हो गई। उसे लगा वह आज पहली बार जी रहा है।
चारों ओर आमोद सजीव रंगों में बिखर रहा है। उत्तेजना एक दायरे में रुककर उन्मुक्त हो उठी है। वह रूप, रस, गंध के प्रवाह में ओतप्रोत होता जा रहा है। रूप के परमाणु, रस के परमाणु और गंध के परमाणु उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं। जैनी ने वेटर को संकेत से बुलाया और एक गिलमिट जिन में मिलाकर लाने को कहा। राय के केक अभी बाकी थे। उसने ताज़ी गर्म चाय लाने का आदेश दिया। जब मन का एक अभाव भर जाता है, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो, तब आदमी को यह आभास ही नहीं होता कि इसके अतिरिक्त भी कुछ अभाव हैं। वह जितना भी पा लेता है, उतने में अपने आप को कृतार्थ समझता है। राय के जितने मनोरथ थे, वे एक मनोरथ का पारितोष देखकर स्वयं उसके लिए अपने को भूल गए थे। राय की जीवन की कामना अपने चरम पर थी। वह देख रहा था, चख रहा था, सूंघ रहा था। राय केक का आखिरी टुकड़ा खा रहा था। एक युवक जैनी के पास आया और उससे नाचने का प्रस्ताव किया। जैनी राय को धन्यवाद देकर फिर कभी मिलने की आशा प्रकट करके उठी और युवक के साथ चली गई। राय उसे नाचते हुए देखता रहा। वह बड़ी लचकीली और चुस्त थी। एक बार वह दूर से उसकी ओर मुस्कुराई भी। नाच रुका तो वह युवक के साथ बात करती हुई होटल से बाहर चली गई। राय ने उसे उस समय तक देखा जब तक कि उसकी एड़ियां अदृश्य नहीं हो गई। वेटर बिल ले आया। राय ने देखा 28 रुपये कुछ आने। भरा हुआ प्याला झटक कर छलका और छलक कर खाली हो गया। राय ने तीनों नोट जेब से निकालकर तश्तरी में रख दिए। बाहर छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी थीं। पैदल चलने की पटरी गीली हो गई थी और चिकनी हो गई थी। बाहर आते ही राय का पांव फिसल गया। जूते के होंठ खुल गए। वह बोलने लगा, तप तप। वे सब दुकानें जिनके पास वह रुका था, एक एक करके पास से निकल गई। कपड़े की दुकान में बरसाती कोट लटक रहे थे। जूतों के शोकेश में सफ़ेद ब्राउन जूता चमक रहा था, पर राय बिना उनकी ओर देखे चला जा रहा था। तो ये थी कहानी रूप, रस, गंध। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।